देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ चर्चा शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा। लगातार विपक्ष संकल्प पत्र में किए हुए वादों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरता रहा। विपक्ष का एक ही कहना था कि सरकार ने जो संकल्प पत्र में एजेंडा दिया है उसे सरकार पूरा करेगी या नहीं। कांग्रेस विधायक रावत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं। इस योजना के हितग्राहियों को महीने में दी जाने वाली राशि दी जाएगी या नहीं, मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। मैं आज इस बात को लेकर चलना चाहता हूं। मैं अभी अपने सारे अलग अलग विभागों के बारे में बात हुई, यद्यपि यह बात सही है कि एजेंडे को बात करी। मैं आपके बीच गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, यह गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। 1 महीने की सरकार के लिए नहीं है, ना 13 महीने की सरकार के लिए। और हम और आप 5 साल बाद बात करेंगे कि आप और हमने जो निर्णय किए थे, अपने संकल्प पत्र को लेकर आगे बढ़े थे, तो हम किस रूप में आगे बढ़े। जब खरीदी और हमारे रजिस्ट्रेशन की भी बात आएगी, तब आपने 3000 की मांग किसानों ने की थी, गांव-गांव की थी। एक एक भारतीय जनता पार्टी के किसान को भी भरोसा था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 2700 रुपये बोला है तो करेगी। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, वो आपके घोषणा पत्र में किए गए वादे, जिसमें आपने किसानों के लिए धान और गेहूं की बात की है, आपने युवाओं की 2 लाख नौकरियों की बात की है, बहनों को 3000 रुपए खाते में डालने की लाडली बहना के अंतर्गत बात की है, आपने हर घर को एक रोजगार देने की बात की है। आपका रामायण और महाभारत जैसा घोषणा पत्र, उसका इम्प्लीमेंट आपने नहीं किया। जिस तरह से लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, लगातार उनका एक ही कहना है कि संकल्प पत्र में जो वादे किए गए उसे पूरे करो। और उस पर सीएम का कहना है कि संकल्प पत्र हमारे लिए गीता और रामायण की तरह है और हम अक्षरशः उसे पूरा करेंगे। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सचिन के वर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ धर्मेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, सपा से हमारे साथ यश भारतीय जी जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिनेश निगम जी जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सचिन जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। उनका कहना है कि संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे या नहीं, उसको लेकर लगातार विपक्ष में संशय बना हुआ है। देखिए धर्मेष्ठा जी, अब विपक्ष जो है वो बुरी तरह चारों खाने चित हो चुका है। अब इतनी बुरी हार होने के बाद में कांग्रेस जो है वो संकल्प पत्र को लेकर और एक अपने जो उनका कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसमें एक तरह से जोश भरने का काम कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि संकल्प पत्र जो बनाया गया है वो 5 साल के लिए बनाया गया है। 5 साल में हमारे जो कार्यक्रम है उसको जनता ने स्वीकार किया। हमारे संकल्प पत्र को देखकर जनता ने हमको आशीर्वाद दिया वोट के स्वरूप में, और उसके बाद में हमने अब सत्ता जो है हासिल की है। तो जो ये संकल्प पत्र है, हमारे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि ये जो है ये हमारी गीता है, यही हमारी रामायण है। तो उसका जो तात्पर्य है वो ये है कि मैंने एक किताब है फेस टू फेस विद गॉड, डॉक्टर नरेश भाटिया ने लिखी हुई है। तो उसमें पढ़ा है कि जो गीता का जो सार है वो ये है कि उसका पहला वर्ड जो है मम है और आखिरी वर्ड जो है कर्तव्यम है। तो मम कर्तव्यम जो है वो एक गीता का सार है कि मेरी जो ड्यूटीज़ हैं, मेरे जो कर्तव्य हैं उसको पूरा करना ही गीता का एक सार है। तो जो उन्होंने संकल्प पत्र को उसी तरह से एक कार्यकर्ता के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ये बताया है कि वो गीता है हमारी, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य है। हमने संकल्प पत्र ले आके लोगों जनता में रखा था और उसको उन्होंने स्वीकार किया। हमारी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सत्ता हमको हासिल हुई है, तो हम उसे पूरा करेंगे। तो यही एक संकल्प पत्र है। अब उसके बारे में विपक्ष जो है वो अभी से इतना हल्ला करना शुरू कर रहा है कि जैसे अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, अभी सरकार ने अपना पूरा कामकाज करना भी शुरू नहीं किया है, और अभी जो प्रशासनिक फेरबदल हैं वो भी अभी होना शुरू हो चुके हैं। तो अब उसको हम पूरा करेंगे। उसके बारे में अभी से हो हल्ला करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेश शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से
सीएम यादव ने कहा है कि सभी वादे जो किए गए संकल्प पत्र में, जितने भी वादे थे सभी पूरे किए जाएंगे। 5 साल का समय है, 5 साल में वो सारे जितने भी वादे किए गए अक्षरशः पूरे किए जाएंगे। तो फिर कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए संकल्प पत्र में वो पूरे नहीं होंगे? पहले तो आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है जी। पता नहीं क्या डिस्टरबेंस है जी। मैं आपका सवाल सही से सुन नहीं पाया। मैं एक बार लेकिन पुनः जो जी मैं एक बार पुनः अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि सीएम यादव लगातार कह रहे हैं कि हम अभी भी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही मैं है। अपनी टीम से बोलती हूँ कि वो देखते हैं कि क्या समस्या है, आपकी आवाज अब तक हमारी आवाज क्यों प्रॉपर नहीं आ पा रही। मैं पुनः आऊंगी आपके पास। यश भारती जी, यहाँ पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, सीएम यादव कह चुके हैं कि सभी जितनी भी योजनाएं थी सभी पूरी की जाएगी, सभी को लाभ मिलेगा और पूर्णतः मिलेगा। और 5 साल का समय, 5 साल के अंदर अंदर अक्षरशः सभी जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी संकल्प पत्र में वादे किए गए थे सभी पूरे होंगे। तो फिर विपक्ष इतना हमलावर क्यों है? देखिए धर्मिष्ठा जी, जो ट्रैक रिकॉर्ड बना है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार की और राज्य की सरकार का, जिसको ये बड़ा दावे के साथ कहते हैं डबल इंजन की सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की डबल इंजन की सरकार रही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो गुजरात की हो, जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते हैं। कहीं अब ये लाडली बहना योजना के लिए जो बात आ रही है कि आगे निरंतर रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। मीडिया के साथियों ने भी ये लगातार सवाल उठाए हैं क्योंकि ये लाई उस जगह बात पे गई थी। क्या पहले इनके घोषणा पत्र में ये बात थी कि चुनाव से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले हमें किसी योजना लाएंगे बहनों के लिए और पूरे 5 साल हम चिंता नहीं करेंगे बहनों की? जो पिछले इनके घोषणा पत्र है क्या वो पूरे वादे हुए? नारी सुरक्षा की बात थी क्या वो पूरी हुई? महाकाल में हमने नहीं देखा कि नारी सुरक्षा कितनी सुरक्षित थी? दिन दहाड़े किस तरह निर्वस्त्र होकर वो घूमी है और उसकी सुरक्षा की किस तरह की बात थी? जो आंकड़े आते हैं लगातार, जो शासकीय आंकड़े हैं, राजनीतिक पार्टी कोई आरोप लगाए या कोई बात रखे तो उसे तो ये सरे से नकार देंगे, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि कितना नारी सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो पा रहा है जी। सम्मान कितना ये दिला पा रहे हैं। जो घोषणा पत्र में चुनाव में जाते वक्त ये कहते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो कितना दे पाते हैं, ये बातें हैं। और इनके सबसे बड़े नेता जो एक समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो इतना स्पष्ट कह चुके हैं कि चुनाव में बहुत सारी बातें कह दी जाती है तो जुमले होते हैं। तो ये जुमलेबाजों से सवाल नहीं किया जाएगा तो किससे सवाल किया जाएगा? आप अपनी बात पे ही पूरी तरीके से नहीं रहते। आप झारखंड में चुनाव प्रचार में जाते हैं तो अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों कहते हैं हमने ओबीसी वर्ग से नेता दिया है। मोदी जी कहते हैं मेरी जाति ओबीसी है। जब एक नेता नीच कह देता है तो अपने आप को ओबीसी बताते हैं। फिर चुनाव प्रचार में आते हैं विधानसभा चुनाव में तो कहते हैं देश में केवल 4 जाति होती है। फिर उपराष्ट्रपति अब कहने लगे कि मेरी जाति का अपमान हो गया तो फिर उनकी जाति बताने लगते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिस तरीके से भ्रमित करने की राजनीति करते हैं, चुनाव से पहले चौकीदार बन जाएंगे, चुनाव परिणाम आते ही से चौकीदारी खत्म कर देंगे। तो जो इनका रवैया है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसी तरीके से अविश्वसनीय है। तो सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं, जो बातें की गई हैं, क्या वो पूर्ण होंगी या नहीं होंगी? और सदन एक सीधा माध्यम होता है जिससे सवाल किया जा सकता है। वो सवाल सीधे किए जा रहे हैं और जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सवाल किए जाएंगे, विपक्ष सवाल करेगा और सत्ता पक्ष को जवाब देना होगा। धर्मेंद्र शर्मा जी, आप तक आवाज आ पा रही है हमारी? दिनेश निगम जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से सीएम यादव ने कहा कि हमारी सरकार 1 दिन की या 15 महीने की नहीं, हम 5 साल के लिए हैं और अपने सारे संकल्प पत्र में जितने भी वादे किए सभी पूरे किए जाएंगे, क्या आशय था उनके इन शब्दों का? देखिए, क्या है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, पहले से एक परंपरा चली आई है लंबे अरसे से, जब से लोकतांत्रिक प्रणाली अपने देश में हुई है, लागू हुई है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, कि हर पार्टी के लोग अपने कार्यकाल के दौरान उनका बिंदु क्या रहेगा, उनका मिशन क्या रहेगा, उसमें जनता को प्रभावित करने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना करके तरह तरह के बिंदु उल्लेखित करते हैं अपने संकल्प पत्र में। उसको कोई संकल्प बोलता है, कोई वचन पत्र बोलने लगा। लेकिन पहले के ज़माने में ये होता था कि सभी दलों के लोग जो होते थे वो उसको घोषणा पत्र बोलते थे जी। हर राजनीतिक दल का चुनाव के पहले घोषणा पत्र जारी होता था। उसमें वो 5 साल का अपना पूरा विजन जो है, पूरा नक्शा वो बताते थे कि हम इसमें ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं और इस 5 साल में हम ऐसा करेंगे। अभी हमारे कुछ प्रवक्ताओं ने कहा एक दूसरे के ऊपर, जो भी ये सही है
कि जो योजनाएं जो 5 साल के लिए बनाई जाती घोषणा पत्र में जो उल्लेख किए जाते हैं, जी गवर्नमेंट खुद जो है मैं इतना गंभीर नहीं हो पाती उन सारे बिंदुओं को पूरा करने के लिए। अब ये क्या उनके पास समय की कमी होती है या बजट की कमी होती है, खैर उनका अंडर स्टेट है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी को, किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, मैं वर्तमान गवर्नमेंट को टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो जल सीएम साहब ने जो हाउस के अंदर बोला, तो उन्होंने एक बात तो बोली वो सही है कि ये जो हमने विजन बनाया, ये जो मिशन बनाई, जो नक्शा बनाया हमने घोषणा संकल्प पर, ये हमने 5 साल के लिए बनाया, कोई 5 दिन के लिए नहीं बनाया। तो हम आज ही आपसे नहीं कह सकते कि हम इस तारीख को इसको पूरा करेंगे। वो देखिए वहाँ अगर कांग्रेस भी सत्ता में होती है, सरकार के कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी अगर बोलते वहाँ, तो उनकी सरकार में रहने के बाद उनका भी यही जवाब होता, क्योंकि वो भी यही कहते कि हम 5 साल में पूरा करके दिखाएंगे। 5 साल में हम 5 दिन में भी कर सकते हैं, 5 महीने भी कर सकते हैं, 2 साल बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो जनता को प्रभावित करने के लिए, जनता को आकर्षित करने के लिए हमने जो मापदंड अपनाए हैं, जो हमने योजनाएं बताई हैं, डेवलपमेंट के हो, प्रदेश के डेवलपमेंट, बेरोजगारों को रोजगार देने का, किसानों को लाभ देने का, लाडली बहनों को उनका हक देने का, तो ये जो कुछ भी है वो हम आपको 5 साल के अंदर करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी राजनीतिक दल का जो घोषणा पत्र होता है वो जब तक पार्टी का रहता है, जब तक सरकार बन नहीं जाती है, सरकार सत्ता में नहीं आ जाती, और जैसे ही उस दल का वो सत्ता में आती है, सरकार के विधायक दल का नेता चुना जाता है और ओथ लेता है। तो मैं धर्मिष्ठा जी आपकी जानकारी में एक चीज मैं बताऊं, पहले के जमाने में क्या होता था कि जब भी मुख्यमंत्री की ओथ होती थी, को मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद सबसे पहले मंत्रालय जाता था, सबसे पहले, और मंत्रालय में जा करके वो वहाँ जो है अपने जो उसके चीफ सेक्रेटरी होते थे, उनको वो अपना संकल्प पत्र, अपना घोषणा पत्र दे करके मीडिया के सामने ये घोषणा मन से कहते थे कि आज के बाद सरकार इन बिंदुओं पे चलेगी। बिल्कुल। अब अपने को इन बिंदुओं पे सरकार चलानी है, अभी तक जो होता रहा उसको भूल जाइए, है ना। तो ये वो परंपरा अभी 10-20 साल से तो खत्म ही देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन पहले ऐसा होता था। और उसका तो जो ब्यूरोक्रेट होते, सरकार तो ब्यूरोक्रेट चलाती है, तो ब्यूरोक्रेट उन्हीं बिंदुओं के अनुसार योजनाएं बनाते थे, उन्हीं के अनुसार बजट बनाते थे। ठीक है निकम जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सीएम ने अगर 5 साल का बोला है, तो उन 5 साल के बीच में बहुत सी ऐसे मौके आएंगे जब विपक्ष को ये कहने का अधिकार होगा आपने इस बिंदु से आप हट गए, इस दिशा से आप हट गए। सही कहा आपने कि साफ तौर पर ये है कि 5 साल बहुत लंबा समय होता है, और 5 साल के अंदर कहीं ऐसे मौके आएंगे तब विपक्ष सवाल कर सकेगा। अभी शुरुआत है। धर्मेंद्र शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? जी धर्मेंद्र जी, अब 5 साल होते हैं वादे पूरे करने के लिए। संकल्प पत्र में जितने भी वादे किए गए हैं, सीएम यादव ने भी कहा है कि सभी वादे अक्षरशः पूरे होंगे। फिर विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि वो वादे पूरे नहीं होंगे? विपक्ष क्यों हमलावर है? धर्मिष्ठा जी आप बताइए, ये दोहरे मापदंड कैसे चलेंगे? जब कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार चली तो आप तो हमसे 1.25 साल में ही सब कुछ कराना चाह रहे थे, और पिछले 18-20 साल से बीजेपी की सरकार है। इनसे पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, 22,000 से अधिक झूठी घोषणाएं आज भी उनकी पेंडिंग है, वो पूरी नहीं हुई। उसके ऊपर चले जाते हैं, केंद्र में बैठे इनके मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री, उन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, आज तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था महंगाई कम करेंगे जी, क्या हुआ? महंगाई का 400 का सिलेंडर 1000 का, बल्कि उससे भी ऊपर चला गया। सरसों का तेल जो 70 रुपए लीटर था वो आज 150 से 200 रुपए लीटर हो गया। मतलब धर्मेंद्र जी, अगर महंगाई सुनते लीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, अभी मैंने बोलना शुरू किया, आप बीच में बोलिए ना, बोलने दीजिए। हाँ तो बोलने दीजिए। अब आते हैं इनकी दूसरी बात पर, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। शिवराज सिंह जी ने भी कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, लेकिन अब किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन उसकी लागत दोगुनी हो गई। जो यूरिया पहले कितने पैसे में आता था, आज यूरिया के क्या दाम है, डीएपी के क्या दाम है, कीटनाशक के क्या दाम है। डीजल जो 55 रुपए लीटर था वो 100 रुपए लीटर के आसपास हो गया। तो किसान की लागत दोगुनी हो गई जी, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं।
इन्होंने कहा हम आएंगे सरकार में तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल जी धान खरीदेंगे, 2700 रुपए प्रति क्विंटल किसान का गेहूं खरीदेंगे। किसान मंडी में खड़ा है, उसको उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। नारी सम्मान योजना कांग्रेस पार्टी लाई, इन्होंने लाडली बहना के माध्यम से कहा पहले हम 1250 करेंगे, फिर 1500 करेंगे, फिर 1750 करेंगे, 3000 तक ले जाएंगे। अभी भी वो माताएं बहनें जो लाडली बहना में ठगी गई हैं, जी वो इंतजार कर रही हैं कि ये कब करेंगे। दूसरा 450 रुपए का गैस सिलेंडर इन्होंने वादा किया था सावन में देने का, शिवराज सिंह जी ने। सावन भी चला गया, नई सरकार भी इनकी बन गई। ये बता दें भाजपा के मित्र, 450 का सिलेंडर कब मिलेगा? बिल्कुल आप ही के सवाल के साथ, राजस्थान में भी बिल्कुल आप ही के इन्होंने सवाल के साथ 500 का सचिन सिलेंडर वर्मा जी। देने का बोला था। देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र जो हैं थोड़े आंकड़ों की फेरबदल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जब मनमोहन सिंह की सरकार ने मोदी सरकार को जब सत्ता सौंपी थी, तब मनमोहन सरकार में आखिरी समय जी जो सिलेंडर जो था, गैस का सिलेंडर जो था, वो 901 रुपए का था। आज वो गलत बयान मत करिए। देखिए चैनल पर बैठकर जो मैं बोल रहा हूँ पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। फिर आप सच्चाई नहीं सुन पाएंगे, आप सच्चाई नहीं सुन पाएंगे, इसलिए पहले सुन लीजिए। 901 रुपए का मनमोहन सरकार में, और आज जो है वो सिलेंडर है 908 रुपए 50 पैसे का। तो जो फर्क है वो 7.5 रुपए का है, 7.5 रुपए का फर्क है धर्मेंद्र जी। दूसरी बात, जब वाजपेयी सरकार ने मनमोहन सरकार को सत्ता सौंपी थी, तब जो है पेट्रोल 30 रुपए का था। आपने जब मनमोहन सरकार ने मोदी सरकार को जब सत्ता सौंपी, तो वो जो पेट्रोल है 72 रुपए का था। तो जो है आप फर्क देखिए, 29 रुपए से 72 रुपए में आप लेके गए, और आज की रेट में जो है उस तुलना में उसकी महंगाई नहीं बढ़ी है। आप जो झूठी बातें बोलते हैं, मैं तथ्यात्मक रूप से आपको बता रहा हूं कि कितने रुपए का सिलेंडर आपका था और आज की रेट में कितने रुपए का है। तो 7.5 रुपए का फर्क है सर। ये जो है 7.5 रुपए का अगर का जो फर्क है वो कितने सालों में है? 7.5 रुपए का फर्क आया है। तो आप जो है धर्मेंद्र जी मिथ्या बातें ना करें यहाँ पर, जो बातें हैं तथ्यात्मक रूप से रखें। सचिन जी पुनः आऊंगी आपके पास, यश भारती जी। जी देखिए धर्मिष्ठा जी, क्योंकि केवल सिलेंडर की बात चल रही है, विषय हमारा कुछ और था और हम चले कहीं और गए। जी ठीक है, उस पर भी अगर विश्लेषण करेंगे तो करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं 900 रुपए का था, हम उसको 1000 रुपए का ही मान लेते हैं। लेकिन जनता के पास लौट के सब्सिडी आती थी, वो सब्सिडी अब कहाँ है? जिन लोगों ने सब्सिडी नहीं छोड़ी थी, उनके भी गले में छुरी रख करके सब्सिडी छीन ली गई है। पहले स्वेच्छा से छुड़ाई गई, फिर अब जबरदस्ती छुड़ा दी गई है। तो इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सीनियर सिटीजन जिनका हक अधिकार बनता था, वरिष्ठ होने के नाते उनको सम्मान दिया जाता था, वो सारा सम्मान छीन लिया गया। आज आप रेलवे में चले जाइए और अपना ट्रेन का रिजर्वेशन कराइए, किसी भी ट्रेन में देख लीजिए, पैसे वालों की तरफ पूरा ध्यान है सरकार का, और गरीब और कमजोर की तरफ कोई ध्यान नहीं है। गरीब कमजोर केवल मरने के लिए छोड़ दिया गया है और पैसे वालों को सहारा दिया जा रहा है। वातानुकूलित सारे डब्बे किए जा रहे हैं। स्लीपर को जो लगभग मान के चलिए 20 डब्बों की अगर ट्रेन है, तो 20 में से 15 डब्बे वातानुकूलित रहेंगे, 5 डब्बे स्लीपर के रहेंगे, जिसमें एक साधारण व्यक्ति या असामान्य व्यक्ति, जो जनरल डिब्बा जिसको कहते हैं, वो उसमें सफर करता है। और वंदे भारत ट्रेन चलाकर वातानुकूलित आदमी किस पे सफर करेगा? कौन आर्थिक रूप से कमजोर आदमी करेगा? बात तो हो रही थी चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जो बस और रेलगाड़ी में चलने लायक था उसको भी इन्होंने उतार दिया, अब सड़क पे ही चल रहा है, बेचारा पैदल चल रहा है। और झूठ बोलने की पराकाष्ठा देखिए कि मजदूर पैदल चले, और ये सुप्रीम कोर्ट में और सदन में ये बोलते हैं कि पूरे देश में एक भी मजदूर पैदल नहीं चला, ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। तो लगातार झूठ बोलने वाली बात, ये गैस सिलेंडर को, रसोई गैस के सिलेंडर को लेके जो बात चल रही है, ये भी वही झूठ उसी तरीके का है कि एक भी मजदूर देश में पैदल नहीं चला। बात चलती है सरकार की जो जिम्मेदारी है, मूलभूत सुविधाएं देना, एक अच्छा वातावरण देना, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से फेल है।
और ये अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरी बातों से भ्रमित करते हैं। ठीक है, अगर आज सचिन बात महंगाई की करते हैं तो मध्य प्रदेश में बात करें, क्या महंगी शिक्षा नहीं है, क्या महंगी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है? सरकारी व्यवस्था जो है उसमें केवल आप मरने जा सकते हैं, बचने नहीं जा सकते, जीने नहीं जा सकते। एम्स बन गया है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन एम्स में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आप जिला अस्पताल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जिसको हम जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जानते हैं, 1250 के नाम से भी जानते हैं। कलेक्टर वहां दौरा करते हैं, 6 डॉक्टर वहां लापता मिलते हैं, बिजली की आपूर्ति नहीं मिलती है। ये एकमात्र जिला अस्पताल है, वहां की स्थिति है। हमीदिया हॉस्पिटल में अभी मुख्यमंत्री मोहन जी खुद गए हैं, अव्यवस्था है। कैंसर हॉस्पिटल में गए, अव्यवस्था है। रैन बसेरे में गए, अव्यवस्था है। अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी 18 साल की शासन करने वाली डबल इंजन की सरकार नहीं लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के सवाल के साथ सचिन जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर है, लगातार कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उन वादों को पूरा नहीं करती और लगातार जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। देखिए धर्मिष्ठा जी, मेरे मित्र ने अभी रेलवे की बात की जी, तो मैं आपको डबल इंजन की सरकार का एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। शुरुआत सब्सिडी से की थी, जो आपने बात की थी। सब्सिडी भी गैस मैं सब्सिडी पे भी आऊंगा। मैं भारती जी आपकी सारे सवालों का जवाब दूंगा, जवाब देने का मौका दें, है ना जी। मैं पहले रेलवे की बात कर रहा हूँ। तो पहले जब मनमोहन सरकार में 2004 जब 2014 में 2004 से 14 के बीच में जब मनमोहन सरकार रही, तो आखिरी जो बजट था जिसमें मध्य प्रदेश को जो टोटल फंड अलोकेट हुआ था जितना, वो हुआ था 632 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में रेलवे को। आज की समय में मध्य प्रदेश का रेलवे का बजट है 13,666 करोड़ रुपए, यानी आप समझिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट इंक्रीज कर दिया गया। अच्छा, इसीलिए डब्बा बढ़ा दिया गया, जनरल डब्बा हटा दिया गया। अब आप सब्सिडी की कैलकुलेशन होगा, ये गलत होगा। अब आप शांति रखें, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ भारती जी, आप थोड़ा शांति रखें। अब जो है जिस तरह के रेलवे स्टेशन है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो रेलवे स्टेशन है, ट्रेन डब्बे में बैठ नहीं पाएगा। और आप ये बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन जो है स्टेशन बेच दिए गए, वो बताना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में बन रहे हैं 75 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। सवारी ट्रेन की रेलगाड़ी चाहिए, डब्बा चाहिए, आरक्षण चाहिए, उसकी बात कीजिए। सब्सिडी की बात कर रहे हैं, जनरल डब्बा नहीं है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु स्कीम चल रही है, आयुष्मान स्कीम जो है मेडिकल ट्रेन में बैठने के लिए चल रही है, वो ट्रेन में बैठने के लिए चल रही है। बात तो पूरी कीजिए, जवाब दे रहे हैं ना, तथ्यात्मक बात कीजिए ना। फिर बजट से आदमी के सफर करने का क्या है? वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने से आदमी के सफर करने का क्या है? ट्रेन में जगह मिले ना, उसको आरक्षण मिलेगा, जगह तो मिलेगा। ट्रेन में सफर भी कर रहा है आदमी। और ट्रेन बता दो जिसमें जनरल डब्बे नहीं है। जनरल डब्बे आप बताइए कौन सी ट्रेनों में नहीं है? बताइए, आंध्र प्रदेश में कितने हैं? बिल्कुल है, बताइए कितने हैं? 3 डब्बे हैं। 3 डब्बे हैं, बिल्कुल है। खोलिए मोबाइल, खोलिए मोबाइल। अरे मैं चेक करके बता रहा हूँ, मैं चेक करके। आंध्र प्रदेश में एक भी डब्बा नहीं है। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में एक भी डब्बा नहीं है, प्रमाणिक बता रहा हूँ, चुनौती देके बता रहा हूँ। तमिलनाडु में एक डब्बा है केवल। आप 3 बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ करके आप। और बजट का लोकेशन बता रहे हैं, वर्ल्ड क्लास लोकेशन का बता रहे हैं। कमजोर केवल मरने के लिए और जीने के लिए पैसे वाले अडानी अंबानी है। कि पहले कितने थे और आज कितने हैं? और पहले ट्रेन की पहले स्लीपर कोच के 13, 14 डब्बे होते थे। बिल्कुल नहीं थे। प्रमाणिक बता रहा हूँ, अनारक्षित बता रहे हैं आप। मैं स्लीपर और अनारक्षित दोनों की बात कर रहा हूँ। तो फिर दोनों आप केवल 5 डब्बे रहते हैं। आप झूठ बोलते हैं तब आप एक की मैं कह रहा हूँ, आप मोबाइल खोलिए, प्रमाण बता दीजिए। आप एक जो मोबाइल खोलिए, प्रमाण बता दीजिए। भारती जी आप झूठ की बातें सब्सिडी पे बता दीजिए, गैस सिलेंडर सारे झूठ आपके यही पर्दाफाश हो जाएगा। स्कीम में फ्री में मिल रहा है, फ्री गैस कनेक्शन। सब्सिडी कौन खा गया? सब्सिडी कौन खा गया? सब्सिडी आपने जबरदस्ती बंद क्यों? अरे आपने पहले स्वेच्छा से बंद कराई, उसके बाद जबरदस्ती बंद कर दी। जबरदस्ती बंद नहीं की है। किस्तों को सब्सिडी मिल रही है? उसके लिए स्कीम बनाई है, के लिए सब्सिडी मिल रही है। अरे सब्सिडी की बात कीजिए ना, उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी की बात कीजिए। उसके लिए हम स्कीम मुझे नहीं मिला उज्ज्वला स्कीम। अरे आपको सब्सिडी की बात कीजिए। सब्सिडी देखिए, आपके जैसे आपने जबरदस्ती वो सब्सिडी को मिसयूज कर रहे थे, उसका जनता जो सब्सिडी दे रही थी मिसयूज कर रही थी। आप जैसे नेताओं ने सब्सिडी का मतलब मैं आम जनता नहीं हूँ, मैं आम जनता नहीं हूँ, सब्सिडी का मैं आम जनता नहीं हूँ। आप तो सीधा सवाल का जवाब दीजिए। मैं आम जनता नहीं हूँ। आप आम जनता, सरकार की जिम्मेदारी मेरे प्रति है या नहीं है? जनताओं में से मैं सवाल पूछूंगा या नहीं पूछूंगा? खास जनताओं, मतलब अगर मैं नेता हूँ,
नेता हूँ सचिन जी, तो यस मुझे जी, सब्सिडी नहीं हम मिलनी पूरी चाहिए, ये तरह से क्राइटेरिया मुद्दे है से भटक आपका। गए। अगर सचिन जी, यस जी, हम मुद्दे से भटक गए। ऐसे ही चलेगी और अगर ये जवाब नहीं देने देंगे, झूठ परोसेंगे तो क्या सुनेंगे? हम तो आपसे तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु में 3 डब्बे ठीक है, हैं। सचिन जी, यस ट्रेन जी, का नाम बता रहा हूँ, यस जी, वंदे भारत में कितने यस जी, जनरल डिब्बे हैं, कितना आम आदमी सफर कर यस जी, सकता है? पुनः आऊंगी आपके पास। दिनेश निगम जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह संकल्प पत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि वो वादे पूरे नहीं करती। इसी टेंशन में शायद कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष की मैं यहाँ बात करूं तो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष में हमलावर है, और वहीं सीएम यादव ने कहा है कि सारे ही वादे पूरे होंगे, समय दीजिए। अभी शुरुआत है, अगर वादे पूरे नहीं करते तो विपक्ष के पास पर्याप्त समय होगा, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले भी चर्चा में कहा कि पर्याप्त समय 20 साल होगा से भी तो उन्हीं की चर्चा करने सरकार के लिए। है। नहीं तो मैंने अभी पहले भी यही बात कही कि देखिए क्या है, किसी भी दल का जो विजन सरकार में आने के बाद जो घोषणा पत्र उसका रहता जी। है, वो सरकारी डॉक्यूमेंट हो जाता है। और सरकारी डॉक्यूमेंट की जो रफ्तार होती है वो हम सब लोग जो है आज से 100 साल से देख रहे हैं। हमने तो खैर, हमारी उम्र नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे हैं, 100-150 साल से बहुत ही वो धीरे धीरे चींटी की चाल चलती है वो, क्योंकि उसको हर पहलुओं को ध्यान में रख करके धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। तो सवाल ये है कि 5 साल का जो विजन बनाया गया है, उसमें अगर किसी संकल्प पत्र में ये लिखा हो जी। कि हम इस घोषणा को 1 दिन में कर देंगे जी, या जी, 1 यस महीने जी, में आऊंगी। कर देंगे, तो ये मुद्दा बनाया जा सकता जी। है, नो डाउट कि नहीं आपने अभी इतना समय हो गया, आपने उसमें कोई क्रियान्वयन नहीं किया। जी सवाल ये कि अभी कुआं खोदा नहीं और आप लोगों ने गहराई नापना शुरू कर दी। जी। भाई सवाल ये कि अभी तो उनका मंत्रिमंडल दिनेश भी जी, नहीं बन 18 पाया। साल से इस प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी। देखिए मेरा निवेदन सुनिए, मैं ये उन्होंने कह रहा हूँ, अभी तक पूरे नहीं हुए। नहीं मैं ये नहीं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये आप लोग जो बात कर रहे हैं तीनों प्रवक्ता, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप लोग डिबेट से हट के बात हम कर भी रहे हैं। सहमत नहीं हैं अरे, आपसे। आप हट के, आप मुद्दा सिर्फ ये है कि उन्होंने गीता रामायण की तरह जो एक संकल्प बताया कि हमारा है, हम जी, इसको जी, पूरा जी। करेंगे, विषय ये है। उस विषय में मैं कह रहा हूं कि देखिए क्या है कि आपकी सरकार रही है, मैं उस समय भी पत्रकार था, जी। मेरी 42 साल हो गया मुझे पत्रकारिता में, मैंने आपकी भी गवर्नमेंट देखी है। आपकी भी गवर्नमेंट ने जो घोषणाएं करी थी, तो वो जरूरी नहीं कि वो पूरी की पूरी घोषणाएं पूरी हुई हों। देखिए वो सरकार बनने के बाद सरकार की जब चलाई जाती है तो उनके सामने अनेक समस्याएं आती है। और दिनेश जी, समस्याएं मेरा भी यही आग्रह है, देखिए, पिछले 18-20 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है, ठीक है। भारतीय जनता हम पार्टी। मान रहे हैं, हम और ये केंद्र में निगम इनकी जी, सरकार निगम जी, है। पुनः और आऊंगी ये आपके पहले पास। जो यस जी, वादे आप किए कुछ वो कहना आज तक चाह पूरे रहे हैं। नहीं किए। देखिए धर्मिष्ठा जी, धर्मेंद्र जी, आऊंगी आपके पास भी। धर्मिष्ठा जी, बहुत अच्छी बात राजनीतिक विश्लेषक श्री दिनेश निगम जी ने कही है, जी। मैं सहमत हूं उनकी बात से। लेकिन होता क्या है, जब जनता के बीच में हम अपना घोषणा पत्र लेकर के जाते हैं तो उसकी कुछ तो तैयारी करते हैं कि हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। जी। बजट हमें मालूम होता है, सारी चीजें मालूम होती है, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मालूम होता है, हमें अपने लोग मालूम होते हैं, हमें अपनी खुद की काबिलियत मालूम होती है, तो हम उसको जनता के बीच में रखते हैं कि हम इस तरीके से इसको पूरा करेंगे। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल, जैसे उनके मुख्यमंत्री के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि घोषणावीर हैं, केवल घोषणाएं करते रहना, तैयारी कुछ होना नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ, बात तो मैं मध्य प्रदेश में ही करना चाह रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो देश की बात करने लगे और अंतर्राष्ट्रीय बात करने लगे, तो बात करनी पड़ी उसी विशेष चर्चा पे कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार लगातार झूठ बोलती रही। जब इनके 2 साल पूर्ण हुए थे तो विदेश की सीमाओं की फोटो दिखा करके कि हमने अपने भारत देश की सीमाएं इतनी सुरक्षित कर दी, कोल माइंस की, विदेश की कोल माइंस दिखा करके बताते थे कि हमने देश में ऐसी कोल माइंस कर दी हैं, विदेश के पुल दिखा करके देश के पुल बताते थे कि हमने देश में ऐसे ऐसे पुल बना दिए। तो ये झूठ परोसने का काम डबल इंजन की सरकार ने लगातार किया, लगातार कर रही है और करेगी। यही अविश्वास है, इसीलिए विश्वास नहीं किया जा रहा है, इसीलिए ये भावनात्मक गीता और रामायण से जोड़ करके अपनी नाकामयाबी को छुपाना चाहते हैं, ताकि कोई सवाल इनसे ना पूछे। सवाल करेंगे तो ये गीता का अपमान बता देंगे, रामायण का अपमान बता देंगे, प्रभु राम का अपमान बता देंगे। दिनेश निगम जी, बहुत कम शब्दों में मैं ये कह रहा हूँ, भारती जी ने अभी जो भारती जी ने कहा, भारती जी के साथ ही मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ कि क्या है कि ये पहले तो जिस तरह से भ्रमित करके जनता को कोई भी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र दिखा करके और उसमें चले या न चले, इसमें तो कोई ऐसे नियम कानून नहीं थे। लेकिन इस बार के चुनाव में तो नियम बन गए थे, चुनाव आयोग ने ही ये नियम बनाए थे कि आप जो है जो भी घोषणाएं करेंगे आम जनता को प्रभावित करने के लिए, उसके लिए बजट आप बताएंगे कि आप टैक्स लगाएंगे, नया टैक्स लगाएंगे, आप कर्ज लेकर के इसको पूरा करेंगे, आपके पास आर्थिक साधन कहां से आएगा, ये आप पहले स्पष्ट करिए। ये जो फार्म भरवाए गए थे प्रत्याशियों के, उसमें एक ये भी कॉलम था
कि आप घोषणा जो आप घोषणाएं करने जा रहे हैं उसमें आप ये बताइए कि, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने जो है उस बिंदु को हाईलाइट नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है ना, उस बिंदु को तो हाईलाइट करते तो सबके सब जो है कपड़े सामने आ जाते, सबके सब वो हो जाते, क्योंकि वो मुद्दा ही ऐसा है। कहां से बताओगे आप? अभी बता दोगे तो जनता जो है आपको वोट ही नहीं देगी। बिल्कुल सही कहा। इस बार का चुनाव थोड़ा रोचक ही था और चुनाव होने के बाद में रिजल्ट भी रोचक रहा, सीएम का चेहरा भी रोचक रहा और लगातार हमलावर भी यहाँ रोचकता बनाए हुए हैं, क्योंकि जैसा कि सीएम कह रहे हैं कि 5 साल है, 5 साल दीजिए, 5 साल के अंदर सारे जितने भी संकल्प पत्र में वादे हैं वो पूरे होंगे। लेकिन विपक्ष हमलावर है, विपक्ष को भरोसा नहीं। विपक्ष का कहना है कि जो पिछले वादे थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए लगता है ये वाले वादे भी पूरे नहीं होंगे। लेकिन सीएम यादव ने भरोसा दिलाया है कि सारे वादे पूरे होंगे। इस डिबेट को हम और आगे ले जा सकते थे, लेकिन चूंकि हमारे पास समय की सीमा है इसलिए हम इस डिबेट को यहीं खत्म करेंगे। सचिन वर्मा जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, यश भारती जी, दिनेश निगम जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। संकल्प पत्र नहीं, मोदी की गारंटी है। यह गारंटी हल हाल में पूरी होगी। और पहले गड्ढे वाली सरकार थी और अंधेरे वाला प्रदेश था, और अब सरप्लस बिजली वाला स्टेट प्रदेश है। लगातार सीएम यादव कह रहे हैं कि हर योजना, हर घोषणा पूरी होगी और ना पुरानी योजनाएं बंद होगी, और जनता के हित वाली योजनाएं तो बिल्कुल बनी होगी। तब भी विपक्ष हमलावर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम यादव अब क्या कमाल करते हैं और कब तक इन सारी योजनाओं को पूरा करते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।